Good morning, dear students. Today I am going to teach you third chapter of history, rural life and society. Before the British established themselves as the colonial ruler in India, most of villages were self-sufficient. They were governed by a village panchayat that would look after the administration and resolve disputes. The villages would pay the land revenue to the king that was collected by an official who was an integral part of the village administration. During the Mughal period, the land was assessed and taxes were implemented accordingly. ब्रिटिशर्स जब आए यहाँ पे रूल करने के लिए इंडिया में, तब इंडिया के जो विलेजेस थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे. हर एक विलेज जो था उसको गवर्न कौन करता था? पंचायत करता था. उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को पंचायत देखता था और जो भी डिस्प्यूट्स हो वो पंचायत सॉल्व करता था. ठीक है. और जो विलेजेस जो थे वो अपना लैंड रेवेन्यू किसको भरते थे? किंग को भरते थे. उसको कलेक्ट करने के लिए एक ऑफिशियल होता था जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था. वो ऑफिसर्स इम्पॉर्टेंट था क्योंकि वो ऑफिशियल इम्पॉर्टेंट था क्योंकि वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था. हम जानते हैं कि पहले राजा राज करते थे, फिर मुग़ल आए, फिर ब्रिटिशर्स आए. जब मुग़ल इंडिया पे राज करते थे तब क्या था कि उन लोग लैंड को एसेस करते थे, मतलब जांचते थे, और फिर वो उस लैंड की प्रोडक्टिविटी के ऊपर से डिसाइड करते थे और इस तरह से टैक्स को इम्प्लीमेंट किया जाता था. जो लैंड की ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो उसको ज़्यादा टैक्स, वो फार्मर को ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता था. However, under the British rule, drastic changes were made in the process of revenue collection. पर जब ब्रिटिशर्स आए तब ये जो रेवेन्यू कलेक्शन का प्रोसेस था उसमें बहुत सारी चेंजेस आई. ड्रास्टिक का मतलब होता है नोटिसेबल, मतलब जिसको हम समझ सके, जो बहुत ही इजीली देखा जाए, समझा जाए. In this chapter, we will learn about the various methods used by the British to colonize the countryside. We will also learn what the peasants did to counter the ulterior motives of the British. अभी काउंटर का मतलब होता है रिएक्ट करना, और अल्टीरियर का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ. अभी इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि ब्रिटिशर्स ने कैसे अपने रूल से सब जगह पर अपना कब्ज़ा जमाया. हम ये भी देखेंगे कि कैसे उसने छुपे तरीके से, उसका मोटिव कैसा था. वो आया था ये बोलने के लिए कि हम ट्रेड करते हैं, पर सही उसका मोटिव ये नहीं था. ठीक है. तो हम इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि कैसे उसका जो छुपा मोटिव था कि इंडिया पे राज करना है, और उसके लिए उसने क्या किया था, वो पेजेंट्स को परेशान करता था, उनके साथ अन्याय करता था. रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश. आफ्टर एस्टैब्लिशिंग द रूल, द मेन एम ऑफ द ब्रिटिश वाज टू एंश्योर अ स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम. जब उसने इंडिया पे कब्जा जमा लिया तो उसका मकसद क्या था कि उसको एक सोर्स, एक इनकम मिलता रहे ताकि वो अच्छे से अपना राज चला सके. In order to realize this aim, the British introduced 3 types of land revenue system in different part of country. रेवेन्यू तो उसके पास एक ही तरह से आ सकता है, कैसे कि वो लैंड रेवेन्यू चार्ज करे. हम जानते हैं कि पहले के ज़माने में ज़्यादातर लोगों का इनकम क्या होता था, फार्मिंग. ज़्यादातर लोगों का ऑक्यूपेशन क्या होता था, फार्मिंग होता था. तो उन्होंने लैंड रेवेन्यू इम्पोज किया. उसके लिए उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट, ज़मींदारी, जिसको ज़मींदारी सिस्टम भी कहा जाता है, रैयतवारी सिस्टम और मालवारी सिस्टम, ये सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे 1 by 1 करके. फर्स्ट इज़ परमानेंट सेटलमेंट. द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस in Bengal in 1793. Under this land revenue system, the zamindars were given the hereditary ownership of the land. They were responsible to collect tax on the behalf of the British. भी परमानेंट सेटलमेंट, ये जो स्कीम है, ये जो रेवेन्यू सिस्टम है, वो इंट्रोड्यूस की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में इन द ईयर 1793. इस रेवेन्यू सिस्टम में क्या था कि ज़मींदार जो थे उनको हेरिटरी ऑनरशिप दे दिया जाता था. मतलब जैसे कि ज़मींदार है तो
वही कलेक्ट करेगा टैक्सेस ब्रिटिशर्स के बदले, और फिर उसके बाद उसका बेटा ये काम करेगा। ठीक है, तो ये ज़मींदार वो अपॉइंट करते थे, वो ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे काम करते थे। ठीक है, भले वो ज़मींदार इंडियंस होते थे, बट ये उस ज़मींदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो ब्रिटिशर्स को टैक्स दे, कलेक्ट भले वो लोग करें। They had to pay 89% of the revenue collected to the British while keeping the remaining 11%. अभी जो ज़मींदार जो थे उन लोग को कैसा उन लोग के हिस्से में सिर्फ 11% आता था, बाकी का जो 89% उन्होंने कलेक्ट किया एज ए रेवेन्यू वो उनको ब्रिटिशर्स को दे देना होता था। और ये लैंड रेवेन्यू जो है उसका टाइम पीरियड फिक्स था 10 years के लिए। This was done to keep a check on corrupt revenue official who would not be able to change the land revenue at all. अब ये 10 year इसलिए फिक्स था ताकि उन लोग जो करप्ट रेवेन्यू ऑफिशियल हो उस पर नज़र रख सके। ठीक है, ताकि उन लोग कोई लैंड रेवेन्यू में चेंजेस ना लाए। The permanent settlement turned out to be most fruitful for the zamindars. The hereditary ownership of land helped them emerge as a new wealthy and powerful classes of landlord. अभी जब ये ब्रिटिशर्स ने परमानेंट सेटलमेंट किया तो इससे उस ज़मींदारों का फ़ायदा हो गया। वो हेरिडिटरी ऑनरशिप मतलब वारसागत उनको ऑनरशिप मिल गई, मतलब तो वो ज़्यादा ताकतवर बन गए, ज़्यादा पावरफुल बन गए, ज़्यादा अमीर बन गए। Also, the increased revenue generated from the increase in the cultivable land went into the hands of zamindar, thereby making them wealthier. अभी ये लोग जब रेवेन्यू कलेक्ट करते थे तो अगर लैंड ने लैंड ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, ज़्यादा कल्टीवेशन हुआ हो तो फार्मर को तो ज़्यादा टैक्स भरना था। इसके मुताबिक ज़मींदार तो थे वो दिन ब दिन वेल्थियर बनते गए, अमीर बनते गए। On the other hand, system made the living condition worse for the cultivator. But obvious है कि जब ज़्यादातर हिस्सा उनको टैक्स में भर देना पड़ता है तो कल्टिवेटर के जो कंडीशन है वो दिन ब दिन खराब होती जाएगी। They were often subjected to oppressive method of revenue collection. अभी ऑप्रेसिव का मतलब होता है कि फोर्सफुली ज़बरदस्ती कंट्रोल करना। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता था, जो कल्टीवेटर्स थे, जो पेजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनके साथ गलत तरीका, फोर्सफुल तरीका अपनाया जाता था रेवेन्यू कलेक्ट करने का। फॉर एग्जाम्पल, दे वेर एविक्टेड फ्रॉम देयर ओन लैंड बाय द जमींदार्स ऑन अ ग्राउंड ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज एंड दस कन्वर्टेड इनटू टेनेंट। जैसे कि वर्ड एविक्टेड का मतलब होता है लीव, अपनी ही ज़मीन को छोड़ देना। जब ज़मींदार को कल्टीवेटर्स अपना टैक्स नहीं भर पाते थे या उन्होंने जो पैसे लिए हैं जो वो वापस नहीं कर पाते थे तो ज़मीन वो ज़मींदार ले लेता था और वहाँ पर खेती करने वाला जो कल्टीवेटर हो, फार्मर है, वो खुद अपनी ही ज़मीन पर टेनेंट किराएदार बन जाता था। ये हो गया परमानेंट सेटलमेंट। नाउ वी विल सी रयतवारी सिस्टम। Rayatwari system was introduced in Madras Presidency by Sir Thomas Munro between 1820 and 1827. The word Rayat means peasant. Under the Rayatwari system, the peasants were the owner of the land and the British government directly collected taxes from them. अब ये सिस्टम जो है टैक्स की वो इम्पोज की गई थी सर थॉमस मुनरो से ड्यूरिंग द ईयर 1820 और 1827 के बीच। और ये वर्ड रियात का मतलब क्या होता है, पेजेंट्स, मतलब क्या, फार्मर जो खेती भी करता है और साथ साथ कैटल्स भी रखता है, उस ये वर्ड यूज़ किया जाता है पेजेंट्स के लिए, फार्मर्स के लिए, मतलब जो खेती भी करता है और साथ साथ कैटल्स को, एनिमल्स को भी रखता है। तो ऐसे लोगों के ऐसे फार्मर्स से या कहो पेजेंट्स, उनके साथ क्या होता था रैयतवारी सिस्टम में, लैंड की ओनरशिप जो थी वो पेजेंट्स के पास होती थी, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद ही डायरेक्टली उन लोगों से अपना टैक्स कलेक्ट करते थे। यहाँ हमने देखा था कि उन लोग ज़मींदार अपॉइंट करते थे जो हेरिडिटरी ऑनर होते थे,
रैयतवाड़ी सिस्टम में उन्होंने खुद ही अपने से टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया. This system was established to remove the middleman, that is the zamindar. It was believed that removal of zamindar would ensure a high revenue collection while protecting the rayat or peasant from undue exploitation. अभी इन्होंने ब्रिटिशर्स को ऐसा था कि जो मिडिलमैन है, जो ज़मींदार है, वो 11% देते, वो भी उनको देना सही नहीं लगता था. उनको ऐसा लगता था कि अगर ज़मींदार को हटा दिया जाए, ये मिडिलमैन को हटा दिया जाए, तो उनको ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा. और इससे दूसरा फ़ायदा ये भी होगा, जो रैयत है, पेजेंट्स है, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा. जैसे हमने देखा था कि उन लोग क्या करते थे, ज़मींदार टैक्स ना भरने पर उनसे उनकी ज़मीन छीन लेते थे. तो इस तरह उनका एक्सप्लॉयटेशन बचे और ब्रिटिशर्स का खुद का फ़ायदा हो, ये सोचकर उन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था. However, the system aggravated the condition of peasants. The percentage of tax levied on them was usually very high without subject to any exemption, even during the natural calamities. If a peasant failed to pay the tax on the time, their land was sold off. The fear of losing land forced the peasant to take loan from moneylender to pay their tax. However, even the moneylenders charge high interest on loan and seize the land of the peasant if they failed to repay the loan on time. अभी ज़मींदारी सिस्टम जो थी, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम थी, जिसको ज़मींदारी सिस्टम भी कहते हैं, ये सिस्टम में भी पेजेंट्स का नुकसान था और रैयतवाड़ी सिस्टम में भी पेजेंट की कोई ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं थी. उन पर जो टैक्स लेवी किया जाता था वो ज़्यादातर हाई हुआ करता था. ठीक है, और उनको कोई एग्जेम्पशन नहीं दिया जाता था नेचुरल कैलामिटीज़ जब होती थी. नेचुरल कैलामिटीज़ यानी बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना. ठीक है, तो ऐसे वक्त जब खेती नहीं कम हो या नहीं हो तो भी वो पेजेंट्स को वो टैक्स तो भरना ही पड़ता था, और अगर वो टैक्स ना भरे तो उनकी ज़मीन को बेच दिया जाता था. अभी इस डर से पेजेंट्स क्या करते थे, वो मनी लेंडर, गाँव में जो भी मनी लेंडर हो उससे जाके टैक्स भरने के लिए पैसे उधार लिया करते थे. ठीक है, और उस पर उनको बहुत टैक्स भी भरना, बहुत इंटरेस्ट भी भरना पड़ता था. ठीक है, तो जब वो इंटरेस्ट नहीं भर पाते थे तो मनी लेंडर उनकी ज़मीन ले लेता था, क्योंकि उन्होंने लोन को रीपे नहीं किया टाइम पे. इन शॉर्ट, पेजेंट्स जो है उसको पैसे टैक्स भरना ही है, वो कमाए या ना कमाए, वो खेती करे या ना करे. नेचुरल कैलेमिटीज़ के टाइम या तो ज़मींदार या तो ब्रिटिशर्स फोर्सफुली ज़मीन ले लेता था टैक्स ना भरने के लिए, और अगर ऐसे करके उसने ज़मीन बचा भी ली तो भी वो पुअर होते थे. तो अगर लोन नहीं भर पाते थे तो वहाँ के जो मनी लेंडर्स थे वो उनकी ज़मीन छीन लिया करते थे फॉर नॉट रीपेइंग देयर लोन्स. अब हम देखेंगे मालवारी सिस्टम. द मालवारी सिस्टम वॉज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम. ये सिस्टम कैसी है, ज़मींदार सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया, मतलब उसमें थोड़ा सा चेंज लाए थे. इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय हॉल्ट मैकेंजी इन 1822 इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पंजाब एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया. ये सिस्टम हॉल्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी. कौन कौन सी जगह पर, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, पंजाब में, सेंट्रल इंडिया में. ठीक है, इस सिस्टम में क्या होता था, ग्रुप ऑफ विलेजेस वर कलेक्टिवली नोन एज महल और स्टेट. मतलब विलेजेस का ग्रुप बना दिया जाता था जिसको स्टेट कहा जाता था. द लैंड इन दिस विलेजेस वॉज कलेक्टिवली ओन्ड बाय विलेज कम्युनिटी. अभी ये जो लैंड होती थी इसका ओनरशिप किसको मिलती थी, विलेज कम्युनिटी को, who was jointly responsible for the payment of land revenue. The rate of land revenue changed over a period. अभी ये विलेज कम्युनिटी जो थी उसको कलेक्टिव ओनरशिप दे दी जाती थी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि लैंड रेवेन्यू का टैक्स भरना है. जैसे कि अगर टैक्स विलेज के लिए टैक्स भरा जाए तो गांव में जितनी भी विलेज हो वो एक कम्युनिटी के अंदर आती थी, और विलेज कम्युनिटी उनकी बिहाफ पे से टैक्स भरती थी. और यहाँ पर लैंड रेवेन्यू का जो
रेट था वो चेंज होता था थोड़े थोड़े टाइम पर। रेट जो होता था कि कैसे कितना % उनको टैक्स भरना है, वो थोड़े थोड़े टाइम पर चेंज होता रहता था। द हाईलैंड रेवेन्यू मेड द पेजेंट्स कम्युनिटी इम्पोवरिश्ड एंड डिपेंडेंट ऑन मनी लैंडर। इम्पोवरिश मतलब क्या? पुअर। अभी ये बहुत हायर जो रेट था लैंड रेवेन्यू का, इससे जो पेजेंट्स की जो स्थिति थी वो और ख़राब होती गई और उन लोगों को और ज़्यादा मनी लैंडर पर डिपेंड होना पड़ा क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे। सो दे यूज टू बोरो द मनी फ्रॉम मनी लैंडर। दिस एक्सप्लॉयटेशन फ्रस्ट्रेटेड एंड एंगर्ड द पेजेंट्स हु एक्सप्रेस देमसेल्व्स बाय रिबेलिंग अगेंस्ट द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अभी जब ये उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनका फ़ायदा उठाया जाता, तो जो पेजेंट्स थे वो डिप्रेस हो गए थे, गुस्से हो गए थे और उन्होंने अपना ये गुस्सा कैसे दिखाया? लैंड रेवेन्यू सिस्टम के खिलाफ जाकर फाइट किया कि वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस लैंड रेवेन्यू सिस्टम। पेजेंट्स ने आवाज़ उठाना शुरू किया। सो आई एम स्टॉपिंग दिस लेक्चर ओवर हियर। इन माय नेक्स्ट लेक्चर I will begin this heading. See here, I have stopped over here. I am continuing the commercialization of agriculture. Okay, agriculture witnessed numerous changes under the colonial ruler. The Industrial Revolution during the 18th century led to the establishment of factories in Britain. These factories required raw materials which the British supplied from India. The British forced the Indian farmer to grow cash crops such as jute, cotton, rubber, and indigo to ensure a regular supply of raw material to newly established factories in Britain. अभी जब इसका कॉलोनियल रूल का मतलब क्या है कि ब्रिटिश ऐसे ज़बरदस्ती हम पर कब्जा इंडिया पर कब्जा जमा लिया था, ठीक है, तो वो उनका रूल कॉलोनियल रूल कहा जाता था। तो जब वो हम पर राज कर रहे थे तब हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर में बहुत सारे चेंजेस आए थे, ठीक है। ब्रिटेन में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था 18 सेंचुरी में जब वो हम पर राज करते थे। मतलब क्या, बहुत सारी नई नई फैक्ट्रीज उन्होंने ब्रिटेन में बनाई थी, ठीक है। अभी इस फैक्ट्रीज को रॉ मटेरियल चाहिए जो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में से सप्लाई करते थे। वो इंडियन फार्मर को फोर्स करते थे कि आप कैश क्रॉप्स ग्रो करो। कैश क्रॉप्स ग्रो करो मतलब क्या? जिसकी प्राइस ज़्यादा मिले, जैसे कि जूट है, कॉटन है, रबर है, इंडिगो है, ठीक है। क्योंकि वो इस चीज़ों को अपनी फैक्ट्री में यूज़ कर सके फिनिश गुड बनाने के लिए और उनकी फैक्ट्री को रॉ मटेरियल मिलता रहे जो उन्होंने ब्रिटेन में नई नई बनाई थी। These policies of colonial government of promoting the cultivation of cash crop for their remunerative value is known as commercialization of agriculture. अभी ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि वो फार्मर को फोर्स करता था कि आप कैश क्रॉप ही ग्रो करो, जूट, कॉटन, रबर ये सब ग्रो करो, तो इस प्रोसेस को का क्या कहा जाता है? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अभी इंडिगो यानी क्या? वो एक प्लांट होता है जिसमें से ब्लू कलर की डाई बनती है जो कपड़े को कलर करने के लिए और कई और जगह पर यूज़ होती है। तो गवर्नमेंट ऐसी चीज़ें ग्रो करने के लिए इंडिया के पेजेंट्स को फोर्स किया करता था। द कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। अभी जब इंडियन एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हुआ, इसी वजह से ही जो ब्रिटेन में इंडियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, जो उन्होंने नई नई फैक्ट्रीज बनाई थी, उनका सक्सेस हुआ। क्योंकि ब्रिटेन ऐसी कंट्री नहीं थी जो नई नई कंपनीज जो उन्होंने सेटअप की उन सबको वो रॉ मटेरियल के लिए गुड्स प्रोवाइड कर सके। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? थ्रू इंडियन पेजेंट्स, थ्रू इंडियन फार्मर्स। हाउएवर इट रूइंड द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ इंडियन विलेज। इससे क्या हुआ
कि हमारे विलेज की जो सेल्फ सफिशिएंसी थी वो उन्होंने नष्ट कर दी। मतलब पहले ऐसा था कि इंडिया के विलेजेस अपने विलेजेस को जो चाहिए, जो फूड चाहिए, जो खाने के क्रॉप्स चाहिए वो खुद ही उगा लेता था। पर अब उनको फोर्स किया जाता था कैश क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, जो वहाँ की रिक्वायरमेंट थी। तो इससे क्या हुआ कि विलेज की सेल्फ सफिशिएंस खराब हो गई। द कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर benefited the British along with the landlord and moneylender. It resulted in widespread impoverishment among the peasants in India. अभी जब ये कमर्शलाइजेशन हुआ इंडियन एग्रीकल्चर का, तो ब्रिटिशर्स के साथ साथ कुछ लैंडलॉर्डर्स और मनी लैंडर्स का तो फ़ायदा हुआ, पर फिर ख़राब स्थिति किसकी हुई? पेजेंट्स की। हमने देखा कि पहले तो उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम बहुत बुरा रखा हुआ था। दूसरा, उन लोग फोर्स किया करते थे कि उनको कैश क्रॉप्स ग्रो करो। इस वजह से हमारे पेजेंट्स की कंडीशन और ख़राब होती गई। द एग्रीकल्चर इन इंडिया वॉज ऑलरेडी एक्सपोज टू नेचुरल कैलेमिटीज़ सच एज फ्लड एंड ड्रॉट। इंडिया एक ऐसा कंट्री था जहाँ पर नेचुरल कैलेमिटीज़ होती रहती थी। कभी बाढ़ आ गई तो कभी सूखा पड़ गया, और तभी हमारी एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी इतनी डेवलप नहीं थी। ठीक है, फार्मर्स जो थे वो टोटली डिपेंडेंट होते थे रेन पर अपने एग्रीकल्चर के लिए। तो इस वजह से क्या हुआ कि फार्मर्स को बहुत ही नुकसान होता था। द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बर्डन द पेजेंट्स फर्दर विद हाई टैक्स स्लेब्स एंड लो प्राइस ऑफ क्रॉप्स. High rate of tax made it difficult for peasants to pay their tax on time, the failure of which could lead to the loss of land. अब इस वजह से क्या होता था, फार्मर पे बर्डन होता था, पेजेंट्स पे बर्डन होता था। एक तो टैक्स के स्लैब्स थे वो बहुत हाई थे, क्रॉप्स के प्राइस उन लोग खुद डिसाइड करते थे जो बहुत लो हुआ करते थे। दूसरा कि अगर उन लोग टैक्स टाइम पे नहीं भरे तो उनकी ज़मीन ले ली जाती थी। इस वजह से उन लोग मनी लेंडर के चक्कर चुंगल में फंस जाते थे, उनसे पैसा बोरो करते थे और अपनी मदद के लिए उन लोग मनी लेंडर्स के पास जाते थे। मनी लेंडर उनको हेल्प करने के बदले क्या करता था, उनका फ़ायदा उठाता था। जैसे कि उनको पैसे देने के लिए बहुत इंटरेस्ट चार्ज कर लेता था। इस वजह से क्या होता था कि वो जो फार्मर्स है वो एक डेब्ट के चक्कर में फंस जाते थे जो कभी पूरा नहीं होता था। मतलब कि हाई टैक्स भर दो, फार्मर की कुछ फार्मर ज़्यादा अर्न नहीं कर पाए इसलिए ज़्यादा टैक्स नहीं भर पाएगा, तो ये रूटीन चलता रहता था। और फाइनली जब ये नेवर एंडिंग साइकिल में फंस जाते थे कर्जे के, और तब उनसे उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी। ठीक है, तो ये चैप्टर में का एक्सप्लेनेशन मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। And in my next video, I will explain through here through the commercialization. Okay. So your homework is to read this chapter till I have taught you. Take care, बच्चों. Bye bye.